हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस आचार्य हिंदी मीडियम। आज हम फिर से आ चुके एक बहुत ही प्यारे से लेक्चर के साथ में। अभी तक मैंने आपको एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको मिल गए होंगे और हो सकता है आपने पार्ट 1 पार्ट 2 देख भी लिया है, तभी आप पार्ट 3 पे आओगे। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 3 के बारे में। ठीक है, आज अपन डिस्कस करेंगे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल के पार्ट 3 के बारे में, पार्ट 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना, जल्दी से लेक्चर एंड करेंगे ये। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 हो चुका है, पार्ट 3 के अंदर अपन एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल को एंड करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन डाईएथिल कीटोन का संरचना सूत्र लिखिए। डाईएथिल कीटोन, देखो कीटोन मतलब समझते हो सी डबल बॉन्ड होगी, इधर भी कोई आर ग्रुप है, इधर भी कोई आर ग्रुप है। डाईएथिल का मतलब कितने एथिल ग्रुप है? 2 CH3 CH2, इसको अपन क्या बोलते हैं? एथिल। इधर भी क्या होगा? CH2 CH3, इसको भी अपन क्या बोल देंगे? एथिल। तो डाईएथिल, देखो डाईएथिल, और इसको अपन क्या बोल देंगे? ये कीटोन है, डाईएथिल कीटोन। अब इसका अपने को नेम लिखना है 1 2 3 4 5। 5 कार्बन को क्या बोलते हैं? 5 कार्बन को अपन बोलते हैं पेंट। एल्केन में क्या लगाते हैं? एन। और 3 पे कौन है? कीटोन, तो पेंटेन 3 ऑन। कीटोन में लास्ट में क्या लग जाता है? ऑन। यहाँ पे एन, जो एल्केन का एन ही होता है उसका ई कहाँ चला गया? क्योंकि मेरे 2 डिग्री सब्जेक्ट का फर्स्ट लेटर ओ है, तो मैंने आखिरी को क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। तो अपने पास कंपाउंड बन गया पेंटेन 3 ऑन, पेंटेन 3 ऑन। ठीक है, ये अपने डाई इथाइल कीटोन का या डाई एथिल कीटोन का आईयूपीएसी नाम है, पेंटेन 3 ऑन। आगे सुनो ध्यान से। अब अपन डिस्कस कर रहे हैं कॉल्वे विद्युत अपघटन। कॉल्वे विद्युत अपघटन की क्रियाविधि समझाइए। अब आप लोगों को पता है वी कार्बोक्सिलीकरण, जिसको कि अपन बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब CO2 का रिमूवल। उसके कितने तरीके अपने पास? 2। एक था अपना सोडा लाइम वी कार्बोक्सिलीकरण और एक था कॉल्वे विद्युत अपघटन। ठीक है, कॉल्वे विद्युत अपघटन क्या है? सुनना ध्यान से, इसकी थ्योरी अपन ने बहुत अच्छे से लिखी है। कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्षार धातुओं के लवणों के, कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्षार धातुओं के लवणों के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन द्वारा वी कार्बोक्सिलीकरण हो जाता है। अब सुनना ध्यान से, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा ये मेरे पास एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है CH3COOH, नाम है इसका एसिटिक अम्ल। ठीक है, अब अम्ल की क्रिया मैंने किसी क्षार धातु से करवा दी। फॉर एग्जांपल मैंने NaOH ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्षार से करवा दी। तो देखो बेस का OH माइनस और एसिड का H प्लस, यहाँ से वाटर निकलेगा और पीछे क्या बचेगा? सुनना, CH3COO माइनस और Na प्लस। ये अपने पास क्या बन गया? लवण। इसका नाम था एसिटिक अम्ल, इसको अपन बोलते हैं एसीटेट, और सोडियम साथ में लग गया तो नाम बना सोडियम एसीटेट। तो ये अपने पास एक प्रकार का लवण है, अम्ल के क्षार धातुओं के साथ लवण। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्षार धातुओं के लवणों के जलीय विलयन, मतलब इसका एक्वस सॉल्यूशन AQ, बगल में लिख दिया AQ मतलब एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, वाटर की प्रेजेंस में जलीय विलयन के वैद्युत अपघटन द्वारा वी कार्बोक्सिलीकरण हो जाता है, मतलब CO2 निकल जाती है। ठीक है, तथा ऐसे हाइड्रोकार्बन निर्मित होते हैं जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं रीड कर रहा हूं, सुनते जाना। तथा ऐसे हाइड्रोकार्बन निर्मित होते हैं जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या अम्ल के एल्किल समूह में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या से दुगनी होती है। अब अपने पास यहाँ पे जो एल्केन बनेगा ना, उसकी संख्या अम्ल में उपस्थित एल्किल समूह की संख्या से क्या होगी? दुगनी होगी। जैसे यहाँ पे CH3 है तो यहाँ पे अपने को CH3 मतलब अपने को एथेन देखने को मिलेगा जब अपन इसका क्या करते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। क्या करते हैं अपन इसका? इलेक्ट्रोलिसिस, वैद्युत अपघटन करते हैं। किसका? सोडियम एसीटेट के जलीय विलयन का जब अपन विद्युत अपघटन करते हैं। तो यही बात लिखी है, ऐसे हाइड्रोकार्बन निर्मित होते हैं जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या अम्ल के एल्किल समूह में उपस्थित कार्बन परमाणु की संख्या से दुगुनी होती है। ठीक है, इस अभिक्रिया को अपन कॉल्वे विद्युत अपघटन कहते हैं। अब अभिक्रिया के बारे में ध्यान से सुनना। अपन ने ले लिया 2 मोल सोडियम एसीटेट। क्या ले लिया अपन ने? 2 मोल सोडियम एसीटेट। अभी मैंने बोला ये एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल से हाइड्रोजन निकालो तो बना एसीटेट, एसीटेट में सोडियम जोड़ दो तो बन गया सोडियम एसीटेट। तो मैंने 2 मोल सोडियम एसीटेट लिया, उसकी क्रिया मैंने किससे करो? इसके साथ। अब देखो AQ मतलब एक्वस, एक्वस का मतलब यहाँ पे क्या होगा? जल होगा। तो यहाँ पे मैंने 2 मोल जल ले लिया, इसका अपन ने करा इलेक्ट्रोलिसिस। क्या करा अपन ने? इसका इलेक्ट्रोलिसिस मतलब वैद्युत अपघटन। ठीक है, विद्युत धारा की उपस्थिति में अपन इसको तोड़ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अपने को क्या देखने को मिला? एक अपने को मिली एथेन गैस, एक मिली कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एथेन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ पे मिलती है अपने को? एनोड पे। कई बार ये भी सवाल पूछ लिया जाता है, कॉल्वे विद्युत अपघटन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ देखने को मिलती है? एनोड पे या कैथोड पे? तो आंसर जाएगा एनोड पे। एथेन गैस कहाँ देखने को मिलती है? वो भी एनोड पे देखने को मिलती है। हाइड्रोजन गैस कहाँ देखने को मिलती है? कैथोड पे। हाइड्रोजन कहाँ देखने को मिलती है? कैथोड पे। कार्बन डाइऑक्साइड और एथेन कहाँ देखने को मिलती है? एनोड पे। और यहाँ पे NaOH अपने को बाई प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। ठीक है,
अब सुनना ध्यान से। अब क्योंकि अपने पास सोडियम एसिटेट है, सोडियम एसिटेट दो आयंस में टूटेगा, एसिटेट आयन में और सोडियम आयन में, ठीक है। वाटर के अंदर भी दो कंपोनेंट होते हैं, H+ और OH-। अब यहाँ पे आप लोगों को जो बात दिमाग में रखनी है वो ये है, यहाँ पे एनोड कैसा है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। अब एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे कौन कौन जाएगा, एक तो CH3CO- और एक OH-। इनमें से पहले कौन पहुंचेगा, पहले पहुंचेगा अपना CH3COO-, ठीक है। वहां पे और अगर ये देखो सुनना ध्यान से, एनोड पे कौन सी घटना होती है, ऑक्सीकरण की, कैथोड पे कौन सी घटना होती है, अपचयन। एनोड पे ऑक्सीकरण, एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, होंगे ही होंगे, एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन। तो यहाँ पे ऐड कैथोड, कैथोड कैसा इलेक्ट्रोड है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, और कैथोड पे क्या होता है, अपचयन होता है। अब नेगेटिव इलेक्ट्रोड है तो कौन जाएगा, H+ जाएगा और Na+ जाएगा। अब इनमें से पहले कौन पहुंचता है, H+ और Na+ में जो पहले पहुंचेगा उसका अपचयन होगा, और पहले कौन पहुंचता है यहाँ पे, H+ कैथोड में जाके अपना अपचयन करता है, और H+ के अपचयन से अपने को हाइड्रोजन गैस देखने को मिलती है। तो कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, क्या हुआ, उसका अपचयन हुआ, तो 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं एनोड की। एनोड पे कौन सी घटना होती है, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण। एनोड पे कौन सी घटना होती है, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण की। अब वहां पे मैं बात करता हूं तो देखो सुनना, CH3CO-, ध्यान से सुनना, ये वाली रिएक्शन में समझा रहा हूँ। CH3C+O, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर है, अभी 3 लोन पेयर है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ से होगा क्या, सुनना ध्यान से, यहाँ से अपने को क्या देखने को मिलेगा, यहाँ से अपने को मुक्त मूलक देखने को मिलेगा, CH3C+O। अब पहले इसके पास 1 2 3 4 5 6, अब यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। ये पहले 3 लोन पेयर थे, अब कितने लोन पेयर है, 2 लोन पेयर और एक अपने को मुक्त मूलक देखने को मिल रहा है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से क्या हो गया, सुनना ध्यान से, एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर से अपन ने निकाल दिया और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है। अब अगर मैं इसके यहां से बात ध्यान से सुनना एक मेरी, अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसके 2 मोल ले लूं तो यहाँ पे कितने, 2CH3C+O, ऑक्सीजन मुक्त मूलक, और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन अपने को देखने को मिलेंगे, रिलीज होंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये जो अपना CH3C+O सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन ये है। अब यहां से अपने को CO2 गैस निकालें, एक बंद में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, ठीक है। यहाँ पे समान बंद विघटन अगर अपन करवाते हैं तो ये एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन आपस में बंद बना लेंगे और CH3 मुक्त मूलक बन जाएगा। यहाँ पे अपने को CH3 मुक्त मूलक देखने को मिलेगा, ठीक है, और यहाँ से CO2 गैस रिलीज हो जाएगी, ये CO2 गैस रिलीज हो गई, ठीक है। अब मान लो मैं इसके 2 मोल ले लेता हूँ तो यहाँ से 2 CH3 देखने को मिलेंगे और 2 ही मेरी क्या होगी, CO2 गैस बाहर निकलेगी। अरे समझ गए ना, ये क्या निकल गई यहाँ से, CO2। अब 2 CH3 डॉट आपस में क्रिया करके क्या बनाएंगे, 2 CH3 डॉट आपस में क्रिया करके कौन सी गैस बनाएंगे, एथेन गैस बनाएंगे। और यार ये सारी प्रक्रिया हो कहाँ रही है, एनोड पे। एनोड पे कौन सी घटना होती है, ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। एनोड यहाँ पे कैसा इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। कौन आया उसके पास, CH3C+O-, ठीक है। तो अपने को देखो ध्यान से सुनना, CO2 गैस कहाँ मिली, एनोड पे। एथेन गैस कहाँ मिली, एनोड पे। हाइड्रोजन गैस कहाँ मिली, कैथोड पे। अब जो पीछे जिसका कुछ नहीं हुआ, Na+ और OH-, ये कहीं नहीं पहुंचे थे। Na+ कहाँ नहीं पहुंच पाया, Na+ नहीं पहुंच पाया कहाँ पे, कैथोड पे। और OH- कहाँ नहीं पहुंच पाया, एनोड पे नहीं पहुंच पाया। तो Na+ और OH- पीछे बच के क्या बना लेते हैं, NaOH बना लेते हैं। ध्यान रखनी है बात अपने को। आगे सुनो, निम्नलिखित हैलो अम्लों को उनकी अम्लीयता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित हैलो अम्लों को, अब हो सकता है आपको पीछे बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही हो, देखो थोड़ा सा उसको इग्नोर करना, अपने पास टाइम की बहुत कमी है, ठीक है। उस टाइम की कमी को अपने को पूरा करना है, चाहे कंडीशन कैसी भी हो। हमेशा से मैं आप लोगों को एक बात बोलता हुआ आया हूँ, अपने को लाइफ में किसकी तरह बनना है, अरे किसकी तरह बनना है, मेरे सारे बच्चों कमेंट में लिख देना किसकी तरह बनना है अपने को, KMnO4 की तरह बनना है। हर मीडियम में काम करना है, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल। कंडीशन कैसे भी हो, परिस्थितियां कितने भी आपके खिलाफ हो, आपको कभी भी रुकना नहीं है। अरे घर के पास DJ भी बज रहा हो तब भी अपने को पढ़ना है, ठीक है। पास में किसी ने गाने चला रहे हो तब भी अपने को पढ़ना है, चाहे कंडीशन कैसी भी हो, ठीक है। मेरी बात समझना ध्यान से। यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर अपनी कंडीशन फेवर में नहीं है तब भी अपने को काम करना है, अपने को काम करते हुए नहीं रुकना है। लाइफ में याद रखना, अगर आप रुक गए तब आप पीछे होंगे, और अगर आप काम कर रहे हो तो एकदम बहुत अच्छी जगह पहुंच जाओगे। चलते रहना है ना, मतलब पढ़ते रहना है, कुछ भी हो जाए, रुकना नहीं है। रुक गए तो काम खराब है,
नहीं रुके, चलते रहे, मतलब पढ़ते रहे, लगातार पढ़ते रहे, तो बहुत अच्छा एक दिन आपको आउटपुट देखने को मिलेगा, लाइफ में बहुत अच्छा करोगे। मेरी बात याद रखना, ठीक है। लाइफ में अपने को KMnO4 बनना है, हर मीडियम में काम करना है, कंडीशन कैसी भी हो। हाँ, तो अपन थे निम्नलिखित हैलोम्लों को उनकी अम्लीयता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरो एसिटिक एसिड, क्लोरो एसिटिक एसिड, ब्रोमो एसिटिक एसिड। अब बताओ, फ्लोरो एसिटिक एसिड, ध्यान से सुनते जाना, क्लोरो एसिटिक एसिड और अपना ब्रोमो एसिटिक एसिड। अब जल्दी से बताओ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, सबसे ज्यादा माइनस आई प्रभाव किसका होता है? माइनस आई प्रभाव सबसे ज्यादा फ्लोरीन का, उससे कम क्लोरीन का, उससे कम ब्रोमीन का। तो मैं कहूंगा जिसका माइनस आई प्रभाव ज्यादा, उसके संयुग्मी क्षार का स्थायित्व भी ज्यादा, मतलब उसकी अम्लीयता भी ज्यादा। और किस में रखना है? बढ़ते क्रम में रखना है, तो सबसे ज्यादा अम्लीयता होगी फ्लोरो एसिटिक एसिड की, उससे कम क्लोरो एसिटिक एसिड और सबसे कम ब्रोमो एसिटिक एसिड, ठीक है। तो ब्रोमो एसिटिक एसिड की सबसे कम, उससे ज्यादा क्लोरो एसिटिक एसिड, सबसे ज्यादा फ्लोरो एसिटिक एसिड। इसका रीजन क्योंकि फ्लोरीन का माइनस आई प्रभाव सबसे ज्यादा होता है, और फ्लोरीन का माइनस आई प्रभाव सबसे ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा, जिससे यहाँ पे जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन निकालने के पश्चात वो बहुत कम हो जाएगा, मतलब संयुग्मी क्षार का स्थायित्व ज्यादा, मतलब उसकी उस अम्ल की अम्लीयता भी ज्यादा। याद रखने का तरीका, फ्लोरीन का माइनस आई प्रभाव ज्यादा तो उसकी अम्लीयता भी ज्यादा। ब्रोमीन का इन दोनों के कंपैरिजन में माइनस है प्रभाव कम, तो अम्लीयता भी कम, क्योंकि यहाँ पे संयुग्मी क्षार का स्थायित्व भी क्या होगा? कम। किसी भी अम्ल का अम्लीय सामर्थ्य समानुपाती होता है संयुग्मी क्षार के स्थायित्व के, ये बातें दिमाग में रखना। तो कारण क्या लिखा है? प्रतिस्थापी की इलेक्ट्रॉन ग्राही प्रकृति अधिक होने के कारण अम्लीय प्रबलता अधिक होती है। इलेक्ट्रॉन ग्राही प्रकृति अधिक होने के कारण, अब इस लाइन को ऐसे बहुत ज्यादा भारी मत बना देना। इलेक्ट्रॉन ग्राही प्रकृति मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है। प्लस आई प्रभाव इलेक्ट्रॉन देने वाले, माइनस आई प्रभाव इलेक्ट्रॉन लेने वाले, और इलेक्ट्रॉन लेंगे तो इलेक्ट्रॉन ग्राही प्रकृति ज्यादा, तो अम्ल का संयुग्मी क्षार का स्थायित्व ज्यादा, संयुग्मी क्षार का स्थायित्व ज्यादा तो अम्ल की अम्लीयता भी ज्यादा, ठीक है। आगे क्वेश्चन, एल्डिहाइड नाभिक से युगात्मक क्रियाओं के प्रति कीटाणु की तुलना में अधिक क्रियाशील होते हैं, क्यों? समझाइए। देखो सुनना ध्यान से, क्या लिखा है? एल्डिहाइडों की क्रियाशीलता RC डबल बॉन्ड OH मेरा एल्डिहाइड है, नाभिक से युगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति कीटाणुओं की तुलना में RC डबल बॉन्ड OR की क्रियाशीलता ज्यादा होती है। NAR जानते हो क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। अरे NAR का पूरा नाम न्यूक्लियोफिलिक मतलब नाभिक स्नेही, एडिशन मतलब योगात्मक, और रिएक्शन मतलब अभिक्रिया। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति एल्डिहाइड की क्रियाशीलता कीटोन से ज्यादा होती है। इसका कारण समझाइए। तो इसके दो कारण है। पहला, त्रिविम प्रतिबाधा, एल्डिहाइडों में त्रिविम प्रतिबाधा कम होती है, एक ही आर ग्रुप, जबकि कीटोनों में भी त्रिविम प्रतिबाधा ज्यादा। कितने आर ग्रुप? 2 आर ग्रुप। पहली कंडीशन सुनो, एल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन पे, सुनना ध्यान से, एल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन पे त्रिविम प्रतिबाधा कम देखने को मिलती है। एक छोटा सा हाइड्रोजन और एक ही आर ग्रुप होता है, इधर 2 बड़े बड़े आर ग्रुप होते हैं, इसलिए यहाँ पे नाभिक स्नेही का आक्रमण बहुत मुश्किल और यहाँ पे नाभिक स्नेही का आक्रमण बहुत ही आसान। पहली चीज। दूसरी, इलेक्ट्रॉनिक गतिविधि से भी अपन चेक कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म क्या कहती है? आर ग्रुप का कौन सा प्रभाव होता है? प्लस आई प्रभाव। इधर कितने आर ग्रुप? 2 आर ग्रुप, इधर 2 आर ग्रुप का प्लस आई प्रभाव। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। अगर मैं बात करूं कार्बन ऑक्सीजन के बीच विद्युत ऋणात्मकता में अंतर, माइनस डेल प्लस डेल, माइनस डेल प्लस डेल। अब बताओ यहाँ पे 2 आर ग्रुप है, 2 आर ग्रुप का प्लस आई प्रभाव मतलब इलेक्ट्रॉन देंगे, और इलेक्ट्रॉन देंगे तो पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देंगे? यहाँ पे कम कर देंगे। ध्यान से सुनना, कीटोन में 2 आर ग्रुप है, दोनों आर ग्रुप क्या करेंगे? आर ग्रुप का प्लस आई प्रभाव, इलेक्ट्रॉन देंगे तो इस कार्बन पे धनात्मक आवेश को क्या कर देंगे? कम कर देंगे। और अगर यहाँ पे धनात्मक आवेश कम हो गया तो नाभिक स्नेही का आक्रमण क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा या बहुत ही कम हो जाएगा। तुम कुछ सोचो ना, नाभिक स्नेही कौन होता है? वापिस से देखो, ये मेरा RC डबल बॉन्ड H, ठीक है, ये मेरा RC डबल बॉन्ड R, ये मेरा कीटोन, ठीक है। इस कार्बन पे प्लस डेल, ऑक्सीजन पे माइनस डेल, कार्बन पे प्लस डेल, ऑक्सीजन पे माइनस डेल। आर ग्रुप का प्लस आई प्रभाव, यहाँ पे प्लस डेल थोड़ा कम हुआ। यहाँ पे 2 आर ग्रुप का प्लस आई प्रभाव, तो यहाँ पे प्लस डेल बहुत ज्यादा कम हुआ। अब मैंने नाभिक स्नेही को बोला NU माइनस, नाभिक स्नेही, मैंने कहा नाभिक स्नेही, उसने कहा बोलो सर। मैंने कहा तेरे को अटैक करना है कि सर कर दूंगा सर। तो फिर इसने पूछा कहाँ करना है? मैंने कहा तेरे पास 2 ऑप्शन है, एक एल्डिहाइड का कार्बोनिल कार्बन है और एक कीटोन का कार्बोनिल कार्बन है। उसने कहा ठीक है सर। मैंने कहा कहाँ जल्दी अटैक करेगा? तो इसने बोला सर 2 बातें बताता हूं आपको। मैंने कहा क्या? कि सर पहली चीज तो देखो, एल्डिहाइड पे अटैक करने से मेरे को क्या फायदा है? एल्डिहाइड के पास त्रिविम प्रतिबाधा कम है। मैंने कहा कैसे कम है? इसने कहा सर एक ही आर ग्रुप है। मैंने कहा अच्छा।
क्या सर कीटोन में देखो कितने आर ग्रुप है, मैंने कहा 2 आर ग्रुप है। तो क्या सर वहां पे भीड़ भाड़ ज्यादा है, मतलब त्रिविम प्रतिबाधा ज्यादा है, एल्डिहाइड में त्रिविम प्रतिबाधा कम है, तो मैं आसानी से अटैक कर पाऊंगा। मैंने कहा सही बात कह रहा है मेरा नाभिक्स नहीं मेरे को, ठीक है। फिर नाभिक्स नहीं ने कहा सर एक और बात बताता हूँ आपको अंदर की। मैंने कहा बता कि सर किसी को मत बताना, ये बात सिर्फ आपको बता रहा हूँ और मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। सुनना नाभिक्स नहीं ने मेरे को क्या बोला, नाभिक्स नहीं ने मेरे को कहा कि सर यहाँ पे आर ग्रुप का प्लस आई प्रभाव लग रहा है। उनका हाँ लग रहा है कि सर प्लस आई इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देगा तो कार्बोनिल कार्बन पे धनात्मक आवेश को क्या कर देगा, कम कर देगा। मैंने कहा सही बात है। कि सर जबकि कीटोन में कितने आर ग्रुप लग रखे हैं, मैंने कहा 2 लग रखे हैं। तो सर बोला कि सर 2 आर ग्रुप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे तो यहाँ पे प्लस डेल चार्ज को और कम कर देंगे। तो सर प्लस डेल चार्ज आपको कहां पे ज्यादा नजर आ रहा है, देखो यहां ज्यादा कम हो रहा है, यहां कम हो रहा है, ध्यान से सुनना, यहां ज्यादा कम हो रहा है, यहां कम हो रहा है और यहां कम हो रहा है। तो मैं कहूंगा नाभिक्स नहीं आसानी से जाके अटैक करेगा और नाभिक्स नहीं योगात्मक अभिक्रिया अपने को देखने को मिलेगी। एल्डिहाइड और कीटोन कौन सी रासायनिक अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन नाभिक्स नहीं योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। ये बात दिमाग में रखनी है मेरे बच्चों को, ठीक है। कमेंट में बताना बातें समझ आ रही है नहीं आ रही, ठीक है। वैसे तो आ रही होगी, ऐसा हो नहीं सकता कि आपको बात समझना है, मेरे को भरोसा है आप लोगों पे भी और मुझ पे भी, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, क्या लिखा है सुनना। इलेक्ट्रॉनिक व त्रिविम प्रभावों के कारण, इलेक्ट्रॉनिक व त्रिविम प्रभावों के कारण, अब ये देखो इलेक्ट्रॉनिक समझ गए ना, प्लस आई प्रभाव, और त्रिविम प्रभाव समझ गए, अरे भीड़ भाड़। त्रिविम प्रभाव का मतलब भीड़ भाड़ कहां पे ज्यादा है, जहां पे भीड़ भाड़ ज्यादा वहां पे अटैक मुश्किल, जहां पे भीड़ भाड़ कम वहां पे अटैक आसान। अरे तुम कुछ सोचो ना, अगर अपने को किसी से वार्तालाप करनी है, किसी से बातचीत करनी है, तो अगर वो अकेला बैठा रहेगा तो अपन जाएंगे आराम से बातचीत कर लेंगे। अब किसी के चारों तरफ बहुत ज्यादा क्राउड है, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है, तो उससे बात करना आसान नहीं है, पहले से उसको लोग घेर के बैठे हैं। और यहाँ पे लोग घेरने का मतलब है 2 आर ग्रुप, और यहाँ पे लोग घेरने का मतलब है 1 आर ग्रुप, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक व त्रिविम प्रभाव के कारण नाभिक रागी योगज अभिक्रियाओं में, वही नाभिक रागी बोल लो, नाभिक्स नहीं बोल लो, बात एक ही है। नाभिक्स नहीं योगज अभिक्रियाओं में एल्डिहाइड कीटोनों की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, एल्डिहाइड कीटोनों की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। त्रिविम रूप से नाभिक रागी के कार्बोनिल कार्बन तक पहुंचने में, त्रिविम रूप से नाभिक रागी के कार्बोनिल कार्बन तक पहुंचने में कीटोनों में उपस्थित 2 सापेक्षिक, कीटोनों में उपस्थित 2 सापेक्षिक बड़े प्रतिस्थापी समूह एल्डिहाइडों की अपेक्षा अधिक बाधा उत्पन्न करते हैं, जिनमें केवल एक ही ऐसा प्रतिस्थापी उपस्थित होता है, एल्डिहाइड में सिर्फ एक ही ऐसा प्रतिस्थापी होता है। इलेक्ट्रॉनिक रूप से, अब इलेक्ट्रॉनिक रूप से बात कर रहे हैं, एल्डिहाइड कीटोन से ज्यादा क्रियाशील है इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी, क्योंकि कीटोन में उपस्थित 2 एल्किल समूह, ठीक है, कीटोन में उपस्थित 2 एल्किल समूह कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रॉन रागी प्रकृति को एल्डिहाइड की तुलना में कम कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन रागी प्रकृति समझते हो, इलेक्ट्रोफिलिक टेंडेंसी मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता। तुम कुछ सोचो, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए थे और इसकी मदद किसने कर दी, 2 आर ग्रुप ने। 2 आर ग्रुप बोले हमारा प्लस आई प्रभाव है, हम तेरे को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, और ये किससे उम्मीद लगाए बैठा था, नाभिक्स नहीं से। और नाभिक्स नहीं ने भी सोचा था कि मैं किसी समय आएगा मेरा जब मैं इसको क्या करूंगा, इलेक्ट्रॉन दूंगा। पर पहले किसने इलेक्ट्रॉन दे दिए इसको, 2 आर ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन दे दिए। और अगर 2 आर ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन दे दिए, ध्यान से सुनना, अगर 2 आर ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो नाभिक्स नहीं की इसको क्या जरूरत है, सोचो ना। अगर 2 आर ग्रुप ने इसको इलेक्ट्रॉन पहले से दे दिए तो इसको इस नाभिक्स नहीं की NU- की न्यूक्लियोफाइल की क्या ही जरूरत है। तो नाभिक्स नहीं का आक्रमण यहाँ पे मुश्किल हो जाता है। अतः कीटोन एल्डिहाइड की तुलना में नाभिक्स नहीं योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति कम क्रियाशील होते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड के कार्बोनिल देखो सुनना, एल्डिहाइड पे प्लस डेल ज्यादा होता है, कीटोन में प्लस डेल कम होता है, क्योंकि यहाँ पे 2 आर ग्रुप का प्लस आई लग रहा होता है, प्लस डेल चार्ज को कम कर देंगे। एल्डिहाइड में एक ही आर ग्रुप है, तो ये आर ग्रुप यहाँ पे प्लस डेल को उतना कम नहीं कर पाएगा जितना कि कीटोनों में कम करता है, ठीक है। तो क्योंकि कीटोन में उपस्थित 2 एल्किल समूह कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रॉन रागी प्रकृति को एल्डिहाइड की तुलना में कम कर देते हैं। हो गई सारी बातें अपनी। आगे अगला क्वेश्चन सुनो, निम्नलिखित हैलो अम्लों को उनकी अम्लीयता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे ज्यादा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, जल्दी बताओ। फ्लोरो एसिटिक अम्ल की अम्लीयता सबसे ज्यादा, उससे कम क्लोरो एसिटिक अम्ल की, उससे कम ब्रोमो एसिटिक अम्ल की। उल्टा ऐसे भी बोल सकते हो, सबसे कम ब्रोमो एसिटिक अम्ल की, उससे ज्यादा क्लोरो एसिटिक अम्ल की, सबसे ज्यादा फ्लोरो एसिटिक अम्ल की। रीजन पूछे तो अपने को बोलना है फ्लोरीन का माइनस आई सबसे ज्यादा, क्लोरीन का माइनस आई उससे कम, और ब्रोमीन का माइनस आई सबसे कम। अगला देखो, इधर मैं बात करूं तो ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल, डाइक्लोरो एसिटिक अम्ल और मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल, इनके नाम भी आने चाहिए आपको। देखो सुनना, CH3 COOH ये अपना एसिटिक अम्ल है, CH3 शेड वाले इसको अपन एसिटिक अम्ल बोलते हैं। मैंने क्या करा, एक क्लोरीन जोड़ा, तो इसको क्या बोलूंगा मैं,
मोनो एसिटिक अम्ल। अब मैंने क्या करा, 2 क्लोरीन जोड़ दिए, इसको क्या बोलूंगा, डाइक्लोरोएसिटिक अम्ल। अब मैंने क्या करा, 3 क्लोरीन जोड़ दिए, तो क्या बोलूंगा, ट्राइक्लोरोएसिटिक अम्ल। मोनो एसिटिक अम्ल, मोनोक्लोरोएसिटिक अम्ल, डाइक्लोरोएसिटिक अम्ल, ट्राइक्लोरोएसिटिक अम्ल। यहाँ पे 3 क्लोरीन का क्या लग रहा है, माइनस आई, यहाँ पे 2 क्लोरीन का माइनस आई, यहाँ पे 1 ही क्लोरीन का माइनस आई, माइनस आई यहाँ पे सबसे ज्यादा, तो इसके संयुग्म क्षार का स्थायित्व ज्यादा, तो इसकी अम्लीयता भी सबसे ज्यादा। ठीक है, लिख भी रखा अपन ने, देखो 1 क्लोरीन मोनोक्लोरोएसिटिक अम्ल सबसे कम अम्लीय है, उससे ज्यादा डाइक्लोरोएसिटिक अम्ल और सबसे ज्यादा ट्राइक्लोरोएसिटिक अम्ल। ठीक है, ब्रोमोएसिटिक अम्ल सबसे कम, उससे ज्यादा क्लोरोएसिटिक अम्ल, सबसे ज्यादा फ्लोरोएसिटिक अम्ल। अम्लीय सामर्थ्य, किसी भी अम्ल का अम्लीय सामर्थ्य माइनस आई माइनस एम के समानुपाती, प्लस एम प्लस आई के व्युत्क्रमानुपाती। प्लस एम धनात्मक अनुनाद प्रभाव, माइनस एम ऋणात्मक अनुनाद प्रभाव, माइनस आई ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव, प्लस आई धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव। ये बातें 11th की है जो आनी चाहिए आपको। हाँ, कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनोल से अधिक अम्लीय होता है, क्यों, समझाइए। देखो सुनना, इस क्वेश्चन को अपन ने पहले भी डिस्कस किया, पहले भी आ रखा है ये, अभी फिर से बता देता हूँ। कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनोल से अधिक अम्लीय इसलिए होता है क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल से जब अपन हाइड्रोजन निकालते हैं तो बनता है कार्बोक्सिलेट आयन। क्या बनता है, कार्बोक्सिलेट आयन। और कार्बोक्सिलेट आयन में जब हम अनुनादी संरचना बनाते हैं तो हमको पता चलता है वहां पर ऋणात्मक आवेश ऑक्सीजन पर स्थित है। वहां पे ऋणात्मक चार्ज कहाँ पे आता है, ऑक्सीजन पे आता है। ठीक है, और अगर वहां पे ऋणात्मक चार्ज ऑक्सीजन पे आता है तो मेरी एक लाइन जो आप लोगों को अच्छे से दिमाग में फिट होनी चाहिए, ऋणात्मक आवेश अधिक विद्युत ऋणी परमाणु पर अधिक स्थायी है। क्या बोला मैंने, ऋणात्मक आवेश अधिक विद्युत ऋणी परमाणु पर अधिक स्थायी है। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे, नेगेटिव चार्ज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे मोर स्टेबल होता है। ठीक है, अब बात करते हैं फिनोल की, तो फिनोल के अंदर नेगेटिव चार्ज कार्बन पे आता है और ऑक्सीजन पे आता है। तो वहां पे ऑक्सीजन और कार्बन पे आ रहा है, और कार्बन आप लोगों को पता है ऑक्सीजन की तुलना में कम विद्युत ऋणी है, तो मैं कहूंगा वो जो अनुनादी संरचना बन रही है उसका स्थायित्व उतना अधिक नहीं है या उतना प्रभावशाली नहीं है जितना कि कार्बोक्सिलेट आयन में होता है। फिनोल से H+ निकालते हैं बनता है फिनोक्साइड आयन, कार्बोक्सिलिक अम्ल से H+ निकालते हैं बनता है कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलेट आयन में अनुनादी संरचना बनाने के दौरान हमको पता चलता है नेगेटिव चार्ज उच्च विद्युत आंदोलन ऑक्सीजन परमाणु पे है, अतः उसके संयुग्म क्षार का स्थायित्व फिनोक्साइड आयन की तुलना में ज्यादा होता है, अतः कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लीयता फिनोल की तुलना में अधिक होती है। वही बात यहाँ पे लिखिए, सुनना ध्यान से। कार्बोक्सिलिक अम्ल का संयुग्मी क्षारक कार्बोक्सिलेट आयन, दो समान कार्बोक्सिलिक अम्ल का संयुग्मी क्षारक H+ निकालने के पश्चात बनी स्पीशीज संयुग्मी क्षारक कहलाती है। ठीक है, कार्बोक्सिलेट आयन दो समान अनुनादी संरचनाओं के द्वारा स्थायित्व प्राप्त करता है एवं इसमें ऋणावेश अधिक विद्युत ऋणी ऑक्सीजन परमाणु पर स्थित होते हैं। ठीक है, फिनोल का संयुग्मी क्षार एक फिनोक्साइड आयन होता है। फिनोल से H+ निकालने के पश्चात बनी स्पीशीज संयुग्मी क्षार कहलाती है जिसका नाम है फिनोक्साइड आयन, जिसकी अनुनादी संरचनाएं असमान होती है। अनुनादी संरचना असमान का मतलब है कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। समान अनुनादी संरचना का मतलब ऑक्सीजन पे ही नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अनुनादी संरचना असमान होती है तथा इनमें ऋणावेश अल्प विद्युत ऋणी कार्बन परमाणु पर स्थित होता है, इसलिए फिनोक्साइड आयन में अनुनाद उतना महत्वपूर्ण, इसीलिए फिनोक्साइड आयन में अनुनाद उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कार्बोक्सिलेट आयन में होता है। ठीक है, कार्बोक्सिलेट आयन का ऋणावेश, कार्बोक्सिलेट आयन का ऋणावेश दो विद्युत ऋणी ऑक्सीजन परमाणु पर विस्थापित होता है। ये लाइन देखो वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ, RC≡OH, इसका नाम था कार्बोक्सिलिक अम्ल, मैंने इसके अंदर से हाइड्रोजन निकाला तो बना कार्बोक्सिलेट। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 लोन पेयर से डबल, डबल से लोन पेयर, मैंने इसकी बनाई अनुनादी संरचना, तो RC≡O सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, इसके पास पहले 2 लोन पेयर थे, पहले इसके पास 3 थे अब 2 है, पहले इसके पास 2 थे और अब 3 है। लोन पेयर से डबल, डबल से देखो लोन पेयर से डबल तो ये डबल, और डबल से लोन पेयर तो लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज बोल लो। अब यहाँ पे भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव, यहाँ पे भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव, यहाँ पे सिंगल, यहाँ डबल, यहाँ डबल, यहाँ सिंगल, तो ये दोनों एक दूसरे के अनुनादी संरचना में कहूँगा ये दोनों अनुनादी संरचना आपस में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी रखती है। यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव, यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव, तो यहाँ पे अनुनाद के द्वारा दो समान ऑक्सीजन परमाणु पे नेगेटिव चार्ज आता है। देखो ये लाइन सुनना, कहाँ गई लाइन, कार्बोक्सिलेट आयन का ऋणावेश दो विद्युत ऋणी ऑक्सीजन परमाणु पर विस्थापित होता है। कार्बोक्सिलेट आयन का ऋणावेश दो विद्युत ऋणी ऑक्सीजन परमाणु पर विस्थापित होता है, जबकि फिनोक्साइड आयन में यह ऋणावेश एक ऑक्सीजन परमाणु तथा कम विद्युत ऋणी कार्बन परमाणु पर कम प्रभावशाली ढंग से विस्थापित होता है। फलस्वरूप कार्बोक्सिलेट आयन फिनोक्साइड आयन की तुलना में अधिक स्थायित्व प्राप्त होता है। कार्बोक्सिलेट आयन फिनोक्साइड आयन की तुलना में अधिक स्थायित्व को प्राप्त करता है।
अतः कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनोल की अपेक्षा अधिक अम्लीय है। ये मैंने कार्बोक्सिलिक अम्ल लिया, उसकी रिएक्शन वाटर से करवाई। इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर कार्बोक्सिलिक अम्ल अपने अंदर से H+ निकालेगा, H+ वाटर को लेके क्या बना लेगा, H3O+ हाइड्रोनियम आयन बना लेगा, पीछे बनेगा कार्बोक्सिलेट। लोन पेयर से डबल, डबल से नेगेटिव, देखो नेगेटिव, या ऐसे देख लो, नेगेटिव से डबल, डबल से नेगेटिव, नेगेटिव से डबल, डबल से नेगेटिव। ये यहाँ पे डबल, यहाँ पे सिंगल, मतलब आंशिक द्विबंध, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे डबल, मतलब आंशिक द्विबंध। ठीक है, अपने को देखने को मिलेगा। आगे सुनना क्वेश्चन नंबर 19, सक्सेनिक अम्ल का सूत्र लिखिए। सक्सेनिक एसिड अपने को याद होना चाहिए, ऑक्जेलिक अम्ल में 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल डायरेक्ट कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें मैलिक एसिड की, ओम्स गैप अपन ने पढ़ा था, OMSGAP। ठीक है, ऑक्जेलिक के बाद मैलिक एसिड, मैलिक एसिड में अपन 1 CH2 देखा था। फिर अपन बात करते हैं सक्सेनिक की, सक्सेनिक में अपने पास कितने, 2 CH2 थे। ठीक है, ध्यान से सुनना, सक्सेनिक में 2 CH2 ग्रुप आपस में कनेक्टेड थे और उसके दोनों तरफ कौन थे, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, अरे ध्यान रहेगी बात। तो ये अपना क्या है, सक्सेनिक अम्ल। 1 2 3 4, 4 कार्बन को क्या बोलेंगे, ब्यूटेन डायोइक एसिड, ब्यूटेन डायोइक एसिड, ब्यूटेन डायोइक अम्ल, ब्यूटेन डायोइक अम्ल। और ऐसे भी देख सकते हैं ब्यूटेन 1414 पे डायोइक अम्ल आ रहे, तो ब्यूटेन 14 डायोइक अम्ल, ब्यूटेन 14 डायोइक अम्ल, ब्यूटेन 14 डायोइक अम्ल या ब्यूटेन डायोइक एसिड, ब्यूटेन डायोइक एसिड। ठीक है, ब्यूटेन डायोइक एसिड, जहां पे ब्यूट किसको बताता है, वर्ड रूट को, एन किसको बताता है, एन बताता है अपने 1 डिग्री। हाँ देखो यहाँ पे ई लिख लेना, यहाँ पे ई क्यों आएगा, ध्यान से सुनना, यहाँ पे ई क्यों आएगा, क्योंकि अपना जो अपना देखो सुनना, यहाँ पे डी आ रहा है, डाई में क्या आ रहा है, डी आ रहा है, डायरेक्ट अपना ओ नहीं है। और मैंने आपको बोला था अगर अपने 2 डिग्री सफिक्स में AEIOU आ रहा है और वो डायरेक्ट कनेक्टेड है एल्केन, एल्किन और एल्काइन से, तभी अपन वहां का ई हटाएंगे, वरना ई नहीं हटाएंगे। तो ब्यूटेन डाइओइक एसिड। ठीक है, ये अपने सक्सेनिक अम्ल का IUPAC नेम है। सक्सेनिक अम्ल का फॉर्मूला याद रखना, 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल और बीच में कितने CH2, 2 CH2, 2 CH2 और 2 ही कार्बोक्सिलिक अम्ल। और अपना ऑक्जेलिक अम्ल क्या होता है, ऑक्जेलिक अम्ल में 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्टेड होते हैं। ये है ऑक्जेलिक अम्ल और ये है अपना सक्सेनिक अम्ल। ठीक है, आगे अब देखो सेमी कार्बोजाइड का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो तुमको पहले यूरिया बताता हूँ। यूरिया का फॉर्मूला सबको पता होगा, NH2C डबल बॉन्ड NH2, इसको अपन क्या बोलते हैं, यूरिया बोलते हैं। अब क्या करना है सुनना, C डबल बॉन्ड NH2, इस NH2 में कितने हाइड्रोजन है, कि इस NH2 में सर 2 हाइड्रोजन है, तो उसको ऐसे लिख दो एक बार। ठीक है, अब क्या करना है, एक हाइड्रोजन को हटा के, यूरिया के एक हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह NH2 लिख दो। अब देखो NH2, इस नाइट्रोजन के साथ कौन हाइड्रोजन है, तो इसको ऐसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, NH2NH, C डबल बॉन्ड NH2, इसको अपन बोलते हैं सेमी कार्बोजाइड। क्या बोलते हैं, सेमी कार्बोजाइड। NH2 NH C डबल बॉन्ड NH2, ये किसका फॉर्मूला होता है, सेमी कार्बोजाइड का, NH2NH C डबल बॉन्ड NH2। याद रखने का तरीका, जो अपना यूरिया होता है NH2C डबल बॉन्ड NH2, उसके एक हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह क्या जोड़ दो, NH2 जोड़ दो, तो बन गया अपना सेमी कार्बोजाइड। आगे क्वेश्चन नंबर 20, फॉर्मेल्डिहाइड नाभिक संयोगात्मक अभिक्रिया के प्रति एसिटाल्डिहाइड की तुलना में अधिक क्रियाशील क्यों होते हैं। सुनना ध्यान से, फॉर्मेल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड OH, एक कार्बन वाला एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो एसिटाल्डिहाइड की तुलना में नाभिक संयोगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के प्रति अधिक क्रियाशील क्यों होते हैं, समझाइए, ये अपना सवाल है। तो अपन लोगों को ये बात अच्छे से पता है कि अपने एसिटाल्डिहाइड में कितने CH3 ग्रुप है, 1 है। इस CH3 ग्रुप का कौन सा प्रभाव, प्लस आई प्रभाव। पहली बात तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कोई त्रिविम प्रतिबाधा उत्पन्न करते हैं क्या, छोटा सा प्यारा सा हाइड्रोजन कोई भी जगह नहीं गिरता, कोई भीड़भाड़ उत्पन्न नहीं करता, जबकि CH3 ग्रुप की त्रिविम प्रतिबाधा फॉर्मेल्डिहाइड की तुलना में, फॉर्मेल्डिहाइड के हाइड्रोजन की तुलना में ज्यादा होती है। तो यहाँ पे त्रिविम प्रतिबाधा भी ज्यादा है फॉर्मेल्डिहाइड की तुलना में। दूसरी चीज CH3 ग्रुप का प्लस आई प्रभाव इलेक्ट्रॉन देगा, तो यहाँ पे इस धनावेश को क्या कर देगा, कम कर देगा, और धनावेश कम हो गया तो नाभिक स्नेह का आक्रमण मुश्किल हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड की तुलना में। जब मैं नाभिक स्नेह को बोलूंगा कि नाभिक स्नेह तेरे को अटैक करना है, एक है फॉर्मेल्डिहाइड और एक है एसिटाल्डिहाइड, तू कहाँ पे आसानी से जाएगा, तो कहेगा सर फॉर्मेल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन पे मैं आसानी से जाऊंगा। मैं पूछूंगा क्यों जाएगा, तो कहेगा सर यहाँ पे त्रिविम प्रतिबाधा तो है ही नहीं, मैंने कहा हाँ नहीं है। फिर दूसरी चीजें बोलेगा सर यहाँ पे CH3 ग्रुप भी नहीं है जिसका प्लस आई प्रभाव होता है, मेरे को प्लस आई प्रभाव वाले से दिक्कत है, क्योंकि वो पहले उस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे देता है जिसको मैं इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा हूँ।
मैंने कहा सही बात कह रहा है यार तू तो, कि सर तो बस यही तो बात है, इसीलिए तो फॉर्मेल्डिहाइड की नाभिक संयुगात्मक अभिक्रियाओं की प्रतिक्रियाशीलता एसिटाल्डिहाइड की तुलना में अधिक होती है। तो मेरे को बात समझ आई और मैंने आज तुमको समझा दी, ठीक है ना। तो देखो क्या लिखा सुनना, फॉर्मेल्डिहाइड, ध्यान से सुनते जाना, फॉर्मेल्डिहाइड नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के प्रति एसिटाल्डिहाइड की तुलना में अधिक क्रियाशील होते हैं, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड में कम त्रिविम बाधा होती है तथा कार्बोनिल कार्बन पे अधिक धनावेश होता है, इस कारण अधिक क्रियाशील होते हैं। ये मेरा फॉर्मेल्डिहाइड, ये मेरा एसिटाल्डिहाइड, एक कार्बन वाला एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड, दो कार्बन वाला एल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड। एसिड मतलब दो कार्बन, फॉर्म मतलब एक कार्बन, एल्डिहाइड क्योंकि सी डबल बॉन्ड OH है, एल्डिहाइड क्योंकि सी डबल बॉन्ड OH है। यहाँ पे कम त्रिविम प्रतिबाधा, छोटे छोटे से हाइड्रोजन क्या ही बाधा उत्पन्न कर देंगे, तो यहाँ पे भीड़भाड़ कम, त्रिविम प्रतिबाधा जिसको कि अपन बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम होती है, यहाँ पे अधिक त्रिविम प्रतिबाधा, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा। कार्बोनिल कार्बन पे, यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन समझ गए ना, एल्डिहाइड ग्रुप का जो कार्बन है उसको अपन कार्बोनिल कार्बन बोलेंगे। इस कार्बोनिल कार्बन पे अधिक धनावेश है, इस कार्बोनिल कार्बन पे कम धनावेश है, और इस कार्बोनिल कार्बन पे कम धनावेश का कारण भी मेरे बच्चों को अच्छे से पता है। CH3 ग्रुप का कौन सा प्रभाव, प्लस ये प्रभाव इलेक्ट्रॉन देगा, तो कार्बोनिल कार्बन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा देगा, है ना, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा देगा, या ऐसे बोल दो इलेक्ट्रोफिलिक टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रकृति को कम कर देगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रकृति को कम कर देगा। देखो दो बातें बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रकृति को कम कर देगा या इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा देगा, ठीक है, दोनों बातें सेम ही है। आगे अगली हेल वॉलहार्ड जेलेंस्की, हेल वॉलहार्ड जेलेंस्की जिसको कि अपन HVZ रिएक्शन बोलते हैं, सुनते जाना ध्यान से। HVZ अपन इसको बोलते हैं हेल वॉलहार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया। क्या है, तो देखो HVZ रिएक्शन होने के लिए कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन को हटा के अपन उसकी जगह हेलोजन लगा देते हैं, क्लोरीन या ब्रोमीन, इसको अपन HVZ रिएक्शन बोलते हैं। किसकी उपस्थिति में होती है, हेलोजन साथ में रेड फॉस्फोरस, और सेकंड स्टेप में अपन वाटर से रिएक्शन करवाते हैं, हेलोजन विद रेड फॉस्फोरस, सेकंड स्टेप में अपन वाटर से रिएक्शन करवाते हैं। तो देखो क्या है, वह कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है वह यह अभिक्रिया देंगे। अब देखो सुनना ध्यान से एक बात मेरी, ये मैं लिख रहा हूँ एसिटिक अम्ल CH3COOH। मैंने कहा यहाँ पे यूनिक चीज क्या है, तो तुम बोलोगे सर कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल से जुड़ा कार्बन क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन क्या कहलाते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो मैं बोलूंगा 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, अतः ये हेल वॉलहार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया HVZ रिएक्शन दे सकते हैं, ठीक है। तो वह कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है वह यह अभिक्रिया देते हैं, सही बात है। कार्बोक्सिलिक अम्ल क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ, क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ लाल फास्फोरस के अल्प मात्रा की उपस्थिति में अभिक्रिया करके अल्फा क्लोरो या अल्फा ब्रोमो अम्ल देते हैं। अब ये अल्फा क्लोरो अल्फा ब्रोमो क्या होते हैं, फिर से बता देता हूँ, ये मेरा एसिटिक अम्ल, ठीक है, एसिटिक अम्ल को ओपन करके लिखते हैं, चलो ओपन करके ज़्यादा अच्छा लगता है। ये CH3 मेरे बच्चों को है ना, CH3COOH, सुनना ध्यान से। हाइड्रोजन को हटाता हूँ, हाइड्रोजन की जगह मैंने एक बार क्या लगा दिया, हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन लगा दिया, हाइड्रोजन को हटा के मैंने क्लोरीन लगा दिया, और एक बार मैंने हाइड्रोजन को हटा के ब्रोमीन लगा दिया, ठीक है। एल्डिहाइड से कनेक्टेड कार्बन अल्फा, एल्डिहाइड से कनेक्टेड कार्बन अल्फा, एल्डिहाइड से कनेक्टेड कार्बन अल्फा, और अल्फा से कनेक्टेड क्लोरीन अल्फा क्लोरीन, अल्फा से कनेक्टेड ब्रोमीन अल्फा ब्रोमीन। ये है अपना एसिटिक अम्ल। कितने अल्फा हाइड्रोजन थे, 3 अल्फा हाइड्रोजन थे। अल्फा हाइड्रोजन को हटाया, उसकी जगह पर क्या लगा दिया, क्लोरीन लगा दिया, तो अल्फा पे क्लोरो है तो अल्फा क्लोरो एसिटिक अम्ल, अल्फा पे ब्रोमो है तो अल्फा ब्रोमो एसिटिक अम्ल, ठीक है। तो अल्फा क्लोरो एसिटिक अम्ल या अल्फा ब्रोमो एसिटिक अम्ल देते हैं। यह अभिक्रिया हेल वॉलहार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया कहलाती है, हेल वॉलहार्ड जेलेंस्की HVZ अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। सुनना ध्यान से, RCH2C डबल बॉन्ड, अब इसको अपन अल्फा कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलेंगे, ठीक है, अल्फा कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्योंकि अल्फा पे अपने कितने अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन पे अपने पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है। पहले स्टेप में X2 विद रेड फास्फोरस और सेकंड स्टेप में वाटर से रिएक्शन करवाते हैं। एक अल्फा हाइड्रोजन की जगह मैंने हेलोजन लगा दिया, एक अल्फा हाइड्रोजन की जगह मैंने हेलोजन लगा दिया। अब वो हेलोजन क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, तो इसको अपन बोलेंगे अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल। अगर हेलोजन क्लोरीन है तो अल्फा क्लोरो कार्बोक्सिलिक अम्ल, और अगर हेलोजन की जगह ब्रोमीन है तो अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये बात अपने को पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 जल्दी से पढ़ो, पानी पी लेता हूं जब तक मैं, जल्दी से पढ़ो, इसको इधर उधर ध्यान नहीं भटकाना है, अच्छे से पढ़ना है।
जल्दी से पढ़ो मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग को भी मेहनत करनी है मेरे साथ, है ना। क्वेश्चन को बार बार लिख के याद करो, रिएक्शन को बार बार प्रैक्टिस करो, 2-3-4 बार लिखो, रिएजेंट याद रखने। अब जैसे अभी अपन ने जो HVZ रिएक्शन पढ़ी, इसमें रिएजेंट हेलोजन के साथ क्या है, रेड फॉस्फोरस, और साथ में सेकंड स्टेप में वाटर, हेलोजन विद रेड फॉस्फोरस, सेकंड स्टेप में वाटर। अपने पास अल्फा क्या है, अल्फा हाइड्रोजन की जगह अपने को हेलोजन लगानी है। ऐसे दिमाग में बातें रखनी है, मेहनत करनी है तुम लोगों को मेरे साथ। चले आगे, अरे चले बच्चों आगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 21। रोजनवुड अपचन द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड क्यों नहीं बनाया जा सकता? बहुत अच्छा सवाल है, सुनना ध्यान से। रोजनवुड अपचन द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड HC≡OH क्यों नहीं बनाया जा सकता? ठीक है, अब इसके पीछे की कहानी समझो। ये जो अपना फॉर्माइल क्लोराइड HC≡OCl, ये कमरे के तापमान पर ही बहुत ज्यादा अस्थायी होता है। क्या करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl में टूट जाएगा। ठीक है, बनाना क्या था इसको, फॉर्मेल्डिहाइड बनाना था, पर उसकी जगह क्या बना लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl। ऐसा इसके अस्थायी नेचर के कारण होता है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। क्या लिखा सुनना, फॉर्मेल्डिहाइड को रोजनवुड अपचन द्वारा नहीं बनाया जा सकता। फॉर्मेल्डिहाइड को HC≡OH को रोजनवुड अपचन द्वारा नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि फॉर्माइल क्लोराइड जो कि एक प्रकार का अम्ल क्लोराइड है, ये होता है फॉर्माइल क्लोराइड, ध्यान रखना। HC≡OCl को अपन क्या बोल देते हैं, फॉर्माइल क्लोराइड, HC≡OCl जो कि एक प्रकार का अम्ल क्लोराइड है, कमरे के तापमान पर अस्थायी होता है। यह कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के अंदर क्या हो जाता है, विघटित हो जाता है। HC≡OCl अस्थायी, PDBSO4 पैलेडियम विद बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl बनाता है, फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बनाता। अगली एक रिएक्शन देखो, अब जो अपन सेकंड रिएक्शन पढ़ रहे हैं बी वाली, ये आपको हो सकता है आपने बहुत कम जगह देखी हो, पर ये आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, थोड़ी सी बात अपन अच्छे लेवल की कर रहे हैं, इसकी मैकेनिज्म डिस्कस नहीं करेंगे ना अपन, बस समझेंगे कैसे क्या प्रोडक्ट बनता है। अपन डिस्कस करें श्मिट रिएक्शन, ठीक है, SCHMID श्मिट रिएक्शन। ठीक है, अब ये श्मिट रिएक्शन होती क्या है सुनना, अपन ने यहाँ पे एक लिया कार्बोक्सिलिक अम्ल RC≡OH, ठीक है, RC≡OH अपन ने लिया कार्बोक्सिलिक अम्ल, उसकी अभिक्रिया करवा रहे N3H के साथ में, N3H। ठीक है, N3H अपने पास हाइड्रोजोइक अम्ल होता है, N3H क्या होता है, हाइड्रोजोइक अम्ल, और साथ में अपन ले रहे हैं कंसंट्रेट H2SO4। क्या ले रहे हैं, कंसंट्रेट H2SO4। सुनना ध्यान से, क्या कर रहे हैं अपन ले रहे हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल RC≡OH, साथ में ले रहे हैं अपन N3H हाइड्रोजोइक अम्ल, और साथ में अभिक्रिया करवा रहे हैं कंसंट्रेट H2SO4 के साथ में। अब यहाँ पे अपने को करना क्या सुनना, यहाँ पे अपने को बाई प्रोडक्ट जो है वो दिमाग में रखने हैं। एक तो CO2 बाई प्रोडक्ट निकलता है और एक N2 बाई प्रोडक्ट निकलता है। सुनना ध्यान से, क्या क्या निकलता है, एक CO2 और एक N2, CO2 और N2। यहाँ से दो गैसेस अपने को रिलीज करनी है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। ठीक है, अब CO2 चला गया तो सुनना देखो R बचा, अरे CO2 चला गया, क्या बचा, R बचा। CO2 यहाँ से गया, अब नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन चले गए, यहाँ पे N3, कितने नाइट्रोजन थे, 3, दो चले गए, पीछे कितना बचा, एक, और क्या बचा, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, NH2, RNH2, CO2 और N2, ये प्रोडक्ट अपन ने बना दिया। इसका मतलब अपन ने कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया जब हाइड्रोजनिक अम्ल से करवाई कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में, तो क्या बनाया मैंने बनाई प्राथमिक अमीन। क्या बनाई मैंने, प्राथमिक अमीन। प्राथमिक अमीन समझते हो ना, नाइट्रोजन से कितने कार्बन या R ग्रुप कनेक्टेड है, एक, तो इसको अपन प्राथमिक अमीन बोलते हैं। अपन ने बनाई एल्केनमीन, क्या बना ली अपन ने, एल्केनमीन, RNH2 अपन ने बना लिया। तो जब अपन कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया N3H हाइड्रोजनिक अम्ल से करवाते हैं कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में, तो यहां से अपन ने CO2 N2 निकाली, RNH2 बनाया। दिस इज कार्बन डिग्रेडेशन रिएक्शन, दिस इज कार्बन डिग्रेडेशन रिएक्शन। कार्बन निम्नीकरण अभिक्रिया क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो जो मेरा कार्बोक्सिलिक अम्ल था उसमें कितने कार्बन थे, तो देखो R ग्रुप और ये कार्बन CO2 वाला। अब यहाँ पे देखो R ग्रुप और ये CO2 तो निकल गए, मतलब एक कार्बन क्या हो गया, यहाँ पे कम हो गया। इसका मतलब ये इस अभिक्रिया में जो अपने को उत्पाद देखने को मिलता है उसमें अपने को एक कार्बन कम देखने को मिलता है, तो इस अभिक्रिया को अपन बोल देते हैं कार्बन निम्नीकरण अभिक्रिया, कार्बन डिग्रेडेशन रिएक्शन। ठीक है, आगे, प्रोडक्ट हैज 1 कार्बन लेस देन रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की तुलना में, अभिकारक की तुलना में प्रोडक्ट के पास एक कार्बन कम होता है। आगे देखो, अपन ने एक अम्ल ले लिया, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन मान लो, प्रोपेनोइक अम्ल। प्रोपेनोइक अम्ल की अभिक्रिया अपन N3H से करवा रहे हैं, हाइड्रोजन से,
मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल, H मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और S मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल, CHS, ठीक है, श्मिट रिएक्शन। तो ये अपना 3 कार्बन वाला प्रोपेनोइक अम्ल, N3S से कंसंट्रेट H2O4 और H3O+, ठीक है, अम्लीय जल अपघटन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, सुनना, CO2 निकाल दो, तो ये CO2 निकल गई, N2 निकाल दो, पीछे क्या बचेगा, CH3 CH2 NH2, एथेनामीन, क्या बनी अपने, एथेनामीन। एथेनामीन में और इस कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे 1, 2 और 3 कार्बन थे रिएक्टेंट में, यहाँ पे अपने पास प्रोडक्ट में 2 ही कार्बन है, मतलब इसको मैं बोलूंगा कार्बन डिग्रेडेशन रिएक्शन, कार्बन निम्नीकरण अभिक्रिया। उत्पाद में अभिकारक की तुलना में 1 कार्बन कम देखने को मिलता है। आगे बेंजोइक अम्ल से अभिक्रिया करवा दी, बेंजोइक अम्ल से अभिक्रिया करवाएंगे, वापस से वही कहानी, अपन ने यहाँ से CO2 N2 निकाला और NH2 जोड़ दो, तो अपन ने बना दी एनिलीन, ठीक है, बेंजोइक अम्ल से अपन ने बना दी एनिलीन। आगे सुनो, अब ये वाले स्ट्रक्चर इसमें भी अपने को तो किससे काम है, कार्बोक्सिलिक अम्ल से काम है, COH कार्बोक्सिलिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कंसंट्रेट H2SO4, क्या करना है, CO2 N2 निकालनी है और यहाँ पे अपने को NH2 जोड़ देना है, ठीक है। जो काम अपन ने यहाँ किया था वही काम वहां पे करना है। अब एक लाइन लिखी है, इट ऑल्सो रिएक्ट विद कार्बोक्सिलिक एसिड विद स्टेरिक हिंड्रेंस, ये उस कार्बोक्सिलिक अम्ल से भी रिएक्ट कर लेता है जिसके पास बहुत ज्यादा त्रिविम प्रतिबाधा होती है। यहाँ पे देखो CH3 ग्रुप, 2 CH3 ग्रुप यहाँ पे त्रिविम प्रतिबाधा उत्पन्न कर रहे थे, उसके बावजूद अपन ने COOH से क्या, कौन सा ग्रुप लगा दिया, NH2 ग्रुप लगा दिया, ठीक है। उत्पाद से एक कम कार्बन वाला, अभिकारक से एक कम कार्बन वाला उत्पाद अपने को देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं श्मिट रिएक्शन, ध्यान रखनी है बात, ठीक है। स्टेरिक हिंड्रेंस त्रिविम प्रतिबाधा को बोलते हैं। आगे अब देखो कुछ क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। एसिटिक अम्ल फॉर्मिक अम्ल की तुलना में दुर्बल अम्ल होता है, क्यों? एसिटिक अम्ल CH3COOH किसकी तुलना में, फॉर्मिक अम्ल की तुलना में, HCOOH फॉर्मिक अम्ल, HC OH फॉर्मिक अम्ल की तुलना में ये दुर्बल होता है, क्यों? ये अम्लीय सामर्थ्य क्यों होता है, उसका रीजन शायद सबको पता है। एसिटिक अम्ल का कौन सा प्रभाव, प्लस सही प्रभाव। देखो पहले अपन क्या बना देंगे, संयुग्मी क्षार, क्या बना देंगे, संयुग्मी क्षार। यहां से अपन ने बनाया एसीटेट और यहां से अपन बनाएंगे फॉर्मेट। फॉर्मेट और एसीटेट में क्या डिफरेंस है, CH3 ग्रुप का प्लस सही प्रभाव, प्लस आई प्रभाव इलेक्ट्रॉन देगा, इस नेगेटिव चार्ज को ज़्यादा कर देगा, H प्लस देके वापस से किसमें चल जाएगा, या अम्ल में चल जाएगा, जबकि यहाँ पे H का कोई प्रभाव नहीं है, तो इस संयुग्मी क्षार का स्थायित्व ज़्यादा, इसका मतलब इसकी अम्लीयता भी ज़्यादा। कि सर एक लाइन में आंसर लिखना हो तो एसिटिक एसिड में CH3 ग्रुप के प्लस आई प्रभाव के कारण, एसिडिक अम्ल में CH3 ग्रुप के प्लस आई प्रभाव के कारण यह फॉर्मिक अम्ल की तुलना में कम अम्लीयता प्रदर्शित करता है, क्योंकि किसी भी अम्ल का अम्लीय सामर्थ्य, किसी भी अम्ल का अम्लीय सामर्थ्य -m -i के समानुपाती, -m -i के समानुपाती और +m +i के व्युत्क्रमानुपाती, और CH3 ग्रुप का प्लस आई प्रभाव ज़्यादा, तो अम्ल का अम्लीय सामर्थ्य कम। ठीक है, आगे कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्वथनांक समतुल्य आणविक द्रव्यमान वाले एल्डिहाइडों से अधिक होता है, क्यों समझाइए। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्वथनांक समतुल्य आणविक द्रव्यमान वाले एल्डिहाइड कीटोन से अधिक होता है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल में पाया जाता है अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंध। क्या पाया जाता है, अंतर आणविक हाइड्रोजन आबंध, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये अपने पास एक कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, और ये अपने पास दूसरा कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, RC≡OH, RC≡OH। ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये अंतर आणविक हाइड्रोजन अपन देखने को मिलता है। इसको अपन बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर, क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका क्वथनांक ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, आगे कार्बोनिल समूह की कक्षा आरेख को समझिए। कार्बोनिल समूह सुनना, ये अपना कार्बोनिल समूह, कार्बन ऑक्सीजन, ये तीन तो अपने को सिग्मा बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं कार्बोनिल समूह में। उसके अलावा कार्बन का ये पी कक्षक ऑक्सीजन की पी कक्षक के साथ पार्श्व अतिव्यापन करता है, जिससे किसका निर्माण होता है, पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। तो ये कक्षीय आरेख है किसका, कार्बोनिल समूह का। किसका आरेख है, कार्बोनिल समूह का। एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा, एक यहाँ पे पाई। हाँ, तो ये देखो, ये जो पार्श्व अतिव्यापन हो रहा है उससे कितने पाई बॉन्ड बनते हैं, उससे एक पाई बॉन्ड बनता है। यहाँ पे संकरण की बात करें तो यहाँ पे कार्बन का संकरण क्या होता है, sp2। आकृति कैसी होती है, समतलीय। अरे कैसी होती है, त्रिकोणीय समतलीय, ट्राइगोनल प्लेनर, सारे बॉन्ड एक ही प्लेन में होते हैं, तो ये बना सकते हैं हम। आगे निम्नलिखित पदों को समझाइए। रोजन व नपचन, रोजन व नपचन जानते हो,
रोजेनमुंड अपचन की बात करते हैं, किसी भी अम्ल क्लोराइड से एल्डिहाइड बनाने की विधि है। अम्ल क्लोराइड की अभिक्रिया H2PdBSO4 उबलते जाइलिन तथा सल्फर के साथ जब उन्हें अभिक्रिया करवाते हैं तो अपने को वहां पे क्लोरीन को हटा के उसकी जगह हाइड्रोजन लगाना होता है। प्रोसेस का नाम अपचयन है। नेम रिएक्शन रोजेनमुंड अपचयन, H2PdBSO4। अब यहाँ पे बने अम्ल कौन सा लिया, अम्ल क्लोराइड, यहाँ पे मैंने ले लिया बेंजोइल क्लोराइड। तो बेंजोइल क्लोराइड की अभिक्रिया अपन करवा के क्या बना रहे हैं, बेंजल्डिहाइड। क्या करना है, उत्पाद बनाना बहुत आसान है, C डबल बॉन्ड और Cl। अगर H2PdBSO4 लिखा है, H2PdBSO4 बेरियम सल्फेट, तो क्लोरीन को हटा के हाइड्रोजन लगा दो और बना दो बेंजल्डिहाइड। बेंजोइक अम्ल से बना दिया बेंजल्डिहाइड। आगे केनिजारो अभिक्रिया, केनिजारो अभिक्रिया देखो सुनना, ये एक विषमानुपातन अभिक्रिया का उदाहरण। अब तुम कहोगे सर विषमानुपातन क्या होता है, तो मैं बोलूंगा डिस्प्रपोर्शनेशन। तुम कहोगे सर डिस्प्रपोर्शनेशन क्या होता है, डिस्प्रपोर्शनेशन क्या होता है, तो मैं कहूंगा याद करो क्लास 11th है ना, क्लास 11 में एक चैप्टर पढ़ा करते थे, रेडॉक्स रिएक्शन नाम था उसका। वहां पे मैं आपको विषमानु रेडॉक्स अभिक्रियाओं के प्रकार बताता था, इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स, इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स, डिस्प्रपोर्शनेशन रेडॉक्स, कॉम्प्रपोर्शनेशन रेडॉक्स। जहां पे डिस्प्रपोर्शनेशन में मैंने आपको बताया था कि जब किसी अभिकारक में एक ही अणु का ऑक्सीकरण और उसी अणु का, अणु भी नहीं, एक अणु में उपस्थित एक परमाणु का, ठीक है, वापस सुनो, वह रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें किसी अभिकारक के एक ही परमाणु का ऑक्सीकरण और उसी परमाणु का अपचयन हो, उसको अपन विषमानुपातन बोलते हैं। किसी मॉलिक्यूल के एक ही एटम का ऑक्सीडेशन और उसी एटम का अपने को रिडक्शन देखने को मिले, अभिक्रिया का नाम विषमानुपातन। तो ये एक विषमानुपातन अभिक्रिया का उदाहरण है। पहली बात रेडॉक्स, विषमानुपातन रेडॉक्स। दूसरा वह एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, वह ये अभिक्रिया देंगे। तो सबसे फेमस एग्जांपल है इसका फॉर्मेल्डिहाइड। सुनना ध्यान से, ये मेरा फॉर्मेल्डिहाइड। एल्डिहाइड से कनेक्टेड कार्बन क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन। अब यहाँ पे तो एल्डिहाइड से कोई कार्बन जुड़ा ही नहीं है, तो यहाँ पे अल्फा कार्बन नहीं है, और जिसके पास अल्फा कार्बन नहीं है वहां पे अल्फा हाइड्रोजन की बात तो अपन कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे कोई पूछे अल्फा हाइड्रोजन कितने, तो आंसर क्या जाएगा 0। मतलब ये कौन सी अभिक्रिया दे सकते हैं, ये दे सकते हैं केनिजारो अभिक्रिया। तो वह एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वही अभिक्रिया देंगे। एक और एग्जाम्पल बता दूं, देखो सुनो, बेंजल्डिहाइड, सुनना ध्यान से, C डबल बॉन्ड OH। अब देखो एल्डिहाइड से कनेक्टेड कार्बन अल्फा कार्बन। अब देखो इस कार्बन की एक संयोजकता, दूसरी संयोजकता, तीसरी संयोजकता और चौथी संयोजकता। यहाँ पे कार्बन 4 के 4 बंध बना रहा है, मतलब यहाँ पे अल्फा कार्बन तो है पर उस अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन की संख्या क्या है, 0। तो इसका मतलब बेंजल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड। अभी तक अपने 2 मॉलिक्यूल तो ऐसे देख लिए जिनके पास देखो इसके पास अल्फा कार्बन तो है पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जबकि फॉर्मेल्डिहाइड के पास अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन तो होंगे ही नहीं। तो ये दोनों केनिजारो अभिक्रिया दे सकते हैं। केनिजारो अभिक्रिया की एक और खास बात, ये सांद्र क्षार की उपस्थिति में होती है। तो अपन यहाँ पे सांद्र KOH ले रहे हैं या सांद्र NaOH ले रहे हैं, तो सांद्र KOH या सांद्र OH अपन ले सकते हैं। तो सांद्र KOH या सांद्र NaOH से जब उन्हें अभिक्रिया करवाते हैं उसकी प्रेजेंस में अपन हीट करते हैं। तो यहाँ पे देखो एक तो अपने को एक तो अपने को अपचयन करवाना है। तुम खुद सोचो, ये मेरा फॉर्मेल्डिहाइड है HC डबल बॉन्ड OH, इसका अपचयन करवाना हो तो क्या करूंगा, ये वाला बॉन्ड तोड़ूंगा पाई और एक एक हाइड्रोजन जोड़ दूंगा। तो क्या बन गया, CH3 और ऊपर OH। अरे बन गया ना मेथनॉल। तो एक तो बना दिया मैंने CH3OH, नाम है इसका मेथनॉल। एक क्या करना है, ये जो मेरा फॉर्मेल्डिहाइड है HC डबल बॉन्ड OH, इसके H को हटा के इसकी जगह अपने को बना देना है लवण। तो O माइनस K प्लस H C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O ओके, O माइनस और K प्लस, तो इसको अपन बोलेंगे पोटेशियम फॉर्मेट। सुनना ध्यान से, ये मेरा क्या था फॉर्मिक अम्ल, ये क्या था मेरा फॉर्मिक अम्ल HC डबल बॉन्ड OH। इससे मैंने क्या बना दिया, H निकाला तो बनाया फॉर्मेट, फॉर्मिक अम्ल से H प्लस निकाला तो बना फॉर्मेट, इसके बगल में K प्लस लिख दिया तो बन गया पोटेशियम फॉर्मेट। तो अपन ने बना दिया कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण। कैसे दिमाग में याद रखनी, केनिजारो अभिक्रिया में जब हम एल्डिहाइड लेते हैं, ठीक है, वो एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है उसकी जब हम अभिक्रिया करवाते हैं तो एक तो बनता है अल्कोहल और एक बनता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण। तो अपन ने लवण बना दिया। अब सुनना, अब मैंने ले लिए 2 मोल बेंजल्डिहाइड के, 2 मोल किसके ले लिए, बेंजल्डिहाइड के, C डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ पे देखो उत्पाद बनाऊंगा मैं, किसकी उपस्थिति में हो रही है, सांद्र NaOH की उपस्थिति में, सांद्र NaOH की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है। अपन क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो एक तो बनाना है मेरे को अल्कोहल, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करूंगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करूंगा तो देखो इस कार्बन के पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के पास भी एक हाइड्रोजन, तो ये CH2OH, ठीक है। बेंजाइलिक अल्कोहल बना दिया मैंने, ठीक है, एक मैंने बना दिया बेंजाइलिक अल्कोहल। अल्कोहल से कार्बन जो कनेक्टेड है उसका संकरण sp3, या ऐसे भी देख लो बेंजीन से कार्बन, कार्बन से अल्कोहल, तो ये बेंजाइलिक अल्कोहल। तो एक तो बना दिया अपने अल्कोहल। अब क्या करना है, इससे मेरे को बनाना है कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण बनाने के लिए पहले बना दो कार्बोक्सिलिक अम्ल,
ऑक्सीकरण करवा दो तो एक कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया। अब लवण बनाने के लिए H+ निकाला तो बेंजोइक अम्ल पहले क्या था, वापस से देखना, बेंजोइक अम्ल H+ निकाला तो बना बेंजोएट, इसमें मैंने सोडियम जोड़ दिया तो बन गया सोडियम बेंजोएट, कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। CONH7 लिख रखा है, CONH7 लिख रखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, नाभिक रागी युगज अभिक्रिया में कार्बोनिल कार्बन पर नाभिक रागी आक्रमण से बने चतुष्फल के मध्यवर्ती को चित्रित कीजिए। मैग्नीशियम देखो ध्यान से, सुनना ध्यान से, ये मेरा है कार्बोनिल कंपाउंड है ना, एल्डिहाइड कीटोन, तो ये मेरा कार्बोनिल कंपाउंड है, एक वैलेंसी पे A, एक वैलेंसी पे B और एक ऑक्सीजन से डायरेक्ट कनेक्टेड है। कार्बन ऑक्सीजन विद्युत ऋणात्मकता में क्या होता है, अंतर होता है, कार्बन पे आंशिक धनावेश, ऑक्सीजन पे आंशिक ऋणावेश, विद्युत ऋणात्मकता में अंतर के कारण। तो इस कार्बन पे कौन अटैक करेगा, NU-, क्योंकि अपने एल्डिहाइड और कीटोन नाभिक स्नेही युगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। तो ये न्यूक्लियोफाइल नाभिक स्नेही जैसे इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, कार्बोनिल कार्बन 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता, 4 पहले से बना रहे, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, ये वाला बॉन्ड टूटेगा और नाभिक स्नेही इस पर अटैक करेगा। तो नाभिक स्नेही इस कार्बन से बॉन्ड बना लेगा, तो देखो इस कार्बन से इस NU ने बॉन्ड बना लिया, ठीक है, प्लस माइनस मामला खत्म, NU- ने कार्बन से बॉन्ड बना लिया, कार्बन प्लस NU- तो CNU के बीच बंध बन गया। इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, ऑक्सीजन पे, तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव आया। तो यहां से पहली चीज तो जो अपने स्टेप फर्स्ट काम में लिया, स्टेप फर्स्ट में अपने करवाया नाभिक स्नेही का कार्बोनिल कार्बन पे आक्रमण, जिससे अपने बना दिए टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, चतुष्फलकीय मध्यवर्ती। कैसे चतुष्फलकीय, कैसे, तो सुनो, इसकी बात करते हैं, ध्यान देना, AB, ठीक है, AB और ये अपना कार्बोनिल कार्बन, ठीक है। अभी कितने बॉन्ड है, 1 2 3 सिग्मा और 1 पाई, 3 सिग्मा और 1 पाई, मतलब यहाँ पे संकरण क्या है, sp2, sp2 मतलब आकृति कैसी है अपनी, त्रिकोणीय समतली, ट्राइगोनल प्लेनर। अब जैसे मैंने NU- का नाभिक स्नेही का आक्रमण करवाया यहाँ पे, तो नाभिक स्नेही कार्बन ऑक्सीजन विद्युत ऋणात्मक में अंतर, ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ेगा, ऑक्सीजन कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटा, NU ने अटैक किया। इस कार्बन की बात करते हैं, इस कार्बन पे क्या क्या है, A है, B है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले गया तो ऑक्सीजन में नेगेटिव है, और NU। इस कार्बन के पास कितने सिग्मा, 1 2 3 4, मतलब संकरण, इस कार्बन का संकरण sp3, मतलब sp3 मतलब कैसी संरचना हो गई, चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय मतलब टेट्राहेड्रल, अरे समझते हो ना, टेट्राहेड्रल, 2 बॉन्ड एक ही प्लेन में, एक प्लेन के बाहर और एक प्लेन के अंदर, स्ट्रक्चर समझ आनी चाहिए, 2 बॉन्ड एक ही प्लेन में, एक प्लेन के बाहर और एक प्लेन के अंदर, तो ये अपना चतुष्फल, ये अपन बन गया चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल। तो ये भी पूछ सकते हैं, इसमें कार्बन का संकरण sp2, इसमें कार्बन का संकरण sp3, ठीक है। अगले स्टेप में H+ से अभिक्रिया करवाएंगे, सेकंड स्टेप फास्ट है, फर्स्ट स्टेप स्लो है। स्लो स्टेप में अपन किसी भी अभिक्रिया के वेग का अध्ययन कर सकते हैं, फास्ट स्टेप में नहीं करते हैं। H+ कहाँ जाएगा, O- के पास, तो ये OH। ओवरऑल अपने को यहाँ पे योग देखने को मिल रहा है, तो ये योगात्मक अभिक्रिया है। पहले स्टेप में किसका अटैक हुआ, NU- मतलब नाभिक स्नेही का, तो ये नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है, ध्यान से सुनना, NU- ने अटैक किया तो ये नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है। ओवरऑल योगी हो रहा है, एक अपना देखो, इसको ऐसे भी देखो, एक पाई बॉन्ड टूटा, ठीक है, और 2 सिग्मा बॉन्ड बने, एक सिग्मा बॉन्ड कार्बन ने NU के साथ बनाया और एक सिग्मा बॉन्ड ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ बनाया। इसका मतलब ओवरऑल चीजें आके जुड़ी है, तो योगात्मक अभिक्रिया। पहले स्टेप में नाभिक स्नेही का आक्रमण हुआ तो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, तो अपने पास बन गया एडिशन प्रोडक्ट, योगात्मक उत्पाद, ठीक है। हाँ, आगे 2CH3CHO की डाइल्यूट NH से रिएक्शन करवा रहे हैं और X बन रहा है, तो देखो 2CH3CHO, 2CH3CHO डाइल्यूट NaOH, कौन सी अभिक्रिया दिमाग में आती है, डाइल्यूट NaOH मतलब तनु NaOH की उपस्थिति में अगर अभिक्रिया करवा रहे हैं, इसका मतलब कौन सी अभिक्रिया, एल्डोल अभिक्रिया। एल्डोल अभिक्रिया में कौन सा उत्पाद बनता है, अरे एल्डोल अभिक्रिया में कौन सा उत्पाद बनता है, एल्डिहाइड। कौन सा एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड से कनेक्टेड कार्बन है, अल्फा के बाद वाला बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ये वाला उत्पाद अपने को देखने को मिलेगा। CH3CHOH 3 और 1 4 CH2, ठीक है। इसका नाम, इसको देखो और क्या लिख सकते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, क्या लिख सकते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और IUPAC नेम लिखेंगे तो 1 2 3 4, 4 कार्बन को बोलेंगे, हाँ 3 पे हाइड्रोक्सी, 3 पे है अपना हाइड्रोक्सी, 4 कार्बन को ब्यूट, एल्केन का एन और एल्डिहाइड का एल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनिल, 3 पे हाइड्रोक्सी और ब्यूटेनिल, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनिल, 1 2 3 4, 3 पे हाइड्रोक्सी, एकदम सही है।
3 पे OH ग्रुप है और OH यहाँ पे क्या है, जूनियर है। अरे बात समझ आ रही है ना, OH जूनियर फंक्शनल ग्रुप है, प्रतिस्थापी की तरह माना जाएगा। प्रतिस्थापी की तरह अपन हाइड्रोक्सिल लिखते हैं, तो 3 पे हाइड्रोक्सी है, 4 कार्बन को ब्यूट, एल्केन का एन और एल्डिहाइड में एल, तो X तो बन गया ये वाला अपना 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन। और जब अपन इसको गर्म करेंगे, हीट करेंगे, हीट करने पे वाटर निकलता है, और वाटर कहाँ से निकलेगा, अल्फा और बीटा के बीच से, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO 1 2 3 4, 4 कार्बन को बोलेंगे ब्यूट, 2 पे कौन है, इन, ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन और एल्डिहाइड में लगता है एल, ब्यूट 2 इनेल। तो ये बन गया अपना एल्डिहाइड से कनेक्टेड कार्बन अल्फा, अल्फा के बाद वाला बीटा। इसको अपन और क्या बोल सकते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड असंतृप्त एल्डिहाइड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। और मैंने आपको पहले भी बोला है, एल्डोल कंडेंसेशन में प्रोडक्ट बनता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, और एल्डोल रिएक्शन में प्रोडक्ट बनता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। और एल्डोल कंडेंसेशन में प्रोडक्ट बनता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। ठीक है, आगे गाटरमान कोच रिएक्शन पे। गाटरमान कोच रिएक्शन क्या है, जब हम बेंजीन की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl से करवाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड HCl साथ में निर्जल AlCl3 अथवा CuCl। अरे ये रिएक्शन जब हम बेंजीन की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड HCl साथ में निर्जल AlCl3 लेते हैं, तो अपने को क्या देखने को मिलता है, अपने को बेंजीन पे एल्डिहाइड देखने को मिलता है और नाम है बेंजल्डिहाइड। तो बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाने की मेथड है गाटरमान कोक अभिक्रिया, नेम रिएक्शन है। बेंजीन की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड HCl से करवाते हैं निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अथवा CuCl। ठीक है, AlCl3 भी ले सकते हैं या CuCl भी ले सकते हैं, तो अपन बना देते हैं बेंजीन से बेंजल्डिहाइड। आगे सुनो, लास्ट क्वेश्चन होगा शायद, अच्छा सेकंड लास्ट है, सुनो चलो ध्यान से। CH3MgBr की CO2 से अभिक्रिया, CH3MgBr की किससे अभिक्रिया करवा रहे हैं, CO2 से। ध्यान से सुनते जाना। ड्राई ईथर की उपस्थिति में, ओके, ड्राई ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करवा रहे हैं RMgX। अरे CH3MgBr क्या है, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड RMgX। RMgX में R पे नेगेटिव, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव, ये एज एन अपेक्स नहीं, कार्बन इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। तो इस कार्बन के देखो ये वाला ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन गए तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव, कार्बन से चले गए तो कार्बन पे पॉजिटिव, और CH3 ने कार्बन से बॉन्ड बना लिया। ठीक है, और O नेगेटिव के पास कौन आ गया, Mg पॉजिटिव और Br। ठीक है, ये अपना बन गया लवण, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सॉल्ट। आगे इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं H3O+, अम्लीय जल अपघटन। जल अपघटन में दो चीजें H+ और OH-। O नेगेटिव के पास H+ आ जाएगा, तो CO, इसके पास H आ गया, और इसके पास CH3 है ही, और C डबल बॉन्ड O, ये क्या है, CH3COOH, नाम है इसका एसिटिक, अरे क्या नाम है, एसिटिक एसिड, कॉमन नेम एथेनोइक अम्ल, जिसका IUPAC नेम। ठीक है, और इधर बात करूँ तो Mg के साथ Br पहले से कनेक्टेड था, अब OH और आ गया। ठीक है, आगे रोजनवुड अपचन पे टिप्पणी लिखी है, तो रोजनवुड अपचन जानते ही हो तुम लोग, अम्ल क्लोराइड से एल्डिहाइड बनाने की मेथड है। अम्ल क्लोराइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन पैलेडियम और BS ओवर हाइड्रोजन विद पैलेडियम, साथ में बेरियम सल्फेट, उबलते जाइलिन सल्फर भी लिखा हो सकता है, तो अपन अम्ल क्लोराइड से बना देते हैं एल्डिहाइड। बेंजोइल क्लोराइड से बना देते हैं बेंजल्डिहाइड। ठीक है, Cl को हटा के H लगाना है वहाँ पे, तो एल्डिहाइड बना देंगे अपन। ठीक है, एल्डिहाइड को बनाने का मेथड। आगे मेडोस्वीट से प्राप्त यौगिक, अभी आपके NCERT की बातें कुछ मेडोस्वीट से कौन सा यौगिक, मेडोस्वीट से प्राप्त यौगिक अपना है सैलिसैल्डिहाइड। अब सैलिसैल्डिहाइड क्या होता है, अगर अपने बेंजीन पे CHO मतलब एल्डिहाइड ग्रुप और OH ग्रुप दोनों पास पास कनेक्टेड हो तो उसको अपन बोलते हैं सैलिसैल्डिहाइड, और अगर इस CHO की जगह एल्डिहाइड की जगह अपना कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH तो उसको अपन बोलेंगे सैलिसिलिक अम्ल। OH CHO पास पास में सैलिसैल्डिहाइड, OH COOH पास पास में सैलिसिलिक अम्ल। ठीक है, आगे अगर बेंजीन के ऊपर अपना CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और साथ में एल्डिहाइड, तो इसको अपन बोलते हैं सिनेम एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, सिनेम एल्डिहाइड। आगे वेलेर शब्द किसके लिए काम में लेते हैं, 5 कार्बन के लिए। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 कार्बन को अपन क्या बोलते हैं,
वेलेर बोलते हैं, और यहाँ पे एल्डिहाइड है तो नाम बना दिया अपन ने वेलेर एल्डिहाइड। जैसे फॉर्मल्डिहाइड 1 कार्बन वाला, एसिटाल्डिहाइड 2 कार्बन वाला, प्रोपियोनियल्डिहाइड 3 कार्बन वाला, ब्यूटाइल एल्डिहाइड 4 कार्बन वाला, वेलेर एल्डिहाइड 5 कार्बन वाला एल्डिहाइड। ठीक है, ये 5 कार्बन वाला एल्डिहाइड। वेनिलिन, वेनिलिन क्या होता है? तो अपन देखो बेंजीन रिंग में एल्डिहाइड के सामने कनेक्टेड हो OH और पास में जुड़ा हो मिथॉक्सी ग्रुप OCH3, OCH3 OH पास में और CHO। ये ऐसे भी देख लो, CHO के रेस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पे OCH3 और पैरा पोजीशन पे OH हो तो उसको अपन बोलते हैं वेनिलीन। ये कुछ कंपाउंड अपनों को एज इट इज याद रखने हैं। ठीक है, तो ये सैलिसल्डिहाइड, ये सिनेमल्डिहाइड, ये अपना वेनिलीन और ये अपना वेलेर एल्डिहाइड। और अपने को पूछा मेडो स्वीट से कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? सैलिसल्डिहाइड। यहाँ पे अपना एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म होते हैं। ठीक है, एंड होते हैं। और भी अगर आपको देखो, वैसे तो सारे क्वेश्चन अपन ने डिस्कस कर लिए, अगर और भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, मैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को डिस्कस कर दूंगा। इन क्वेश्चन को अच्छे से आप फॉलो करो और आप लोगों को बताना है कि इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिले हैं और मिलेंगे। ठीक है, आप लोगों को अपना रिव्यू जरूर देना है। इस वीडियो लेक्चर का आपको कोई सा भी पार्ट पसंद आया तो कॉमेंट जरूर करना। इस वीडियो से आपकी कोई भी हेल्प हुई हो, चैप्टर वाइज हो, तब भी आप कमेंट कर सकते हो। आपको किसी तरह का कोई फीडबैक देना हो तब भी आप बता सकते हो। जिस चैप्टर में डाउट है वो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं उस पर्टिकुलर चैप्टर पे या टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। और इस वीडियो को, ये वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना। बाकी बातें अपन अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं।